हेलो एवरीवन, सीटेट 2022 के आरएम सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम जानेंगे एरर एनालिसिस क्या होता है। मतलब मैथ्स के जो कंसेप्ट क्वेश्चंस होते हैं उसमें बच्चे जो गलतियां करते हैं उसे किस तरीके से हम एनालाइज कर सकते हैं, उन्हें रेक्टिफाई कर सकते हैं। पहले हम देख लेते हैं हमने लास्ट लेक्चर में क्या सीखा था। बेसिकली उसमें हमने जाना था प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग इन मैथमेटिक्स। मैथ्स पढ़ाते वक्त क्या क्या प्रॉब्लम आती है, मैथ्स पढ़ते वक्त क्या क्या प्रॉब्लम आती है और उनके क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस है, इसके बारे में हमने डिटेल में लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। आज का जो लेक्चर है वो है एरर एनालिसिस एंड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग। बेसिकली सिर्फ पेपर 1 में दिया गया है एंड पेपर 1 में ही इसके क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि कंटेंट बेस्ड या फिर पैडागोजिकल बेस्ड इसके क्वेश्चंस आ जाते हैं। एंड इसके पहले के जो टॉपिक्स है सारे कवर कर लिए गए हैं। इन्हें देखने के लिए आपको जाना होगा सीटेट 2022 मैथमेटिक्स पेपर 1 एंड पेपर 2 की प्लेलिस्ट में, जहां सारे लेक्चर्स आपको सीक्वेंस में मिल जाएंगे। इन्हें देखकर आप सीटेट की बेस्ट प्रिपरेशन कर सकते हैं। चलिए आते हैं आज के कंसेप्ट पे जो है एरर एनालिसिस। पहले इसका मीनिंग जान लेते हैं क्या होता है। एरर एनालिसिस नाम से ही पता चल रहा है गलतियों का विश्लेषण करना, यानी कि जो मेथड या एक तरीका है जिसके जरिए बच्चों की जो टेस्ट एक्टिविटी वर्कशीट या कोई भी परफॉर्मेंस है उसमें जो बच्चा मिस्टेक करता है, एरर करता है, उसे एनालाइज करने का काम जब टीचर करती है वो एरर एनालिसिस कहलाता है। और बेसिकली ये डायग्नोस्टिक टेस्ट के बाद कंडक्ट किया जाता है। डायग्नोस्टिक टेस्ट बेसिकली क्या होता है इसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी के लिए छोटा सा डिस्क्रिप्शन ये है कि एक ऐसा टेस्ट जिसमें सिर्फ ये जानने की कोशिश की जाती है कि बच्चे की कहाँ पे कमियां रह गई हैं, कहाँ पे वो त्रुटियां करता है, कहाँ वो गलतियां करता है। इसके बेस पे एक टेस्ट कंडक्ट किया जाता है जिसके बाद उसे एनालाइज करके ये जानने की कोशिश की जाती है कि गलतियों का क्या रीजन है, क्यों हो रही है और कैसे उन्हें रेक्टिफाई किया जा सकता है। बेसिकली एरर एनालिसिस के बाद ही बच्चों को रेमेडियल टीचिंग दी जाती है। तो एरर एनालिसिस की क्यों जरूरत पड़ती है पहले एक बार हम ये देख लेते हैं, ताकि हम ये देख सके कि बच्चों की कहाँ गलतियां हो रही है। जहां जिस कंसेप्ट में बच्चा गलती कर रहा है, कहीं पे मल्टीप्लिकेशन में गलती कर रहा है या एडिशन में गलती कर रहा है या वो नंबर गलत लिख रहा है, किस तरीके से गलती कर रहा है, उसे किस तरीके से हेल्प चाहिए, फिर किस तरीके की गलती है, टाइप्स ऑफ एरर कौन सा है, वो कंप्यूटेशनल एरर कर रहा है या प्रोसीजर एरर कर रहा है, इनके बारे में भी हम डिटेल में देखेंगे। टाइप ऑफ एरर पता चल जाएगा तो उसे रीजन आउट करना इजी हो जाएगा और उसकी हेल्प करना इजी हो जाएगा। फिर हम ये देखेंगे उसका रीजन क्या है। अगर बच्चा कोई गलती कर रहा है तो उसका क्या रीजन है, उसे आइडेंटिफाई करना भी जरूरी है, क्योंकि अगर हमें उसका कॉज पता होगा, रीजन पता होगा, तभी उसे हम हेल्प कर पाएंगे। और जब हमें एरर पता चल जाएगा तो उसे रिजॉल्व करना, उसका हल निकालने का हम प्रयास कर पाएंगे। इसलिए एरर एनालिसिस करना जरूरी है, जो अक्सर क्लास में मिस हो जाता है। टीचर एरर एनालिसिस नहीं करती है, लेकिन एक बार टेस्ट लेने के बाद टीचर एरर एनालिसिस करने लगे उससे बहुत अच्छा फायदा टीचर स्टूडेंट्स दोनों को मिलता है, क्योंकि एरर पता चल गया तो टीचर आके उन चीजों का ध्यान रखेगी कि बच्चा इस तरीके के एरर करता है तो वो एरर ना करे, उसको वो पहले से पहले गाइड कर पाएगी। और बच्चों को भी पता चलता है कि उन्हें यहाँ पे गलतियां रहती है तो वो सावधान रहते हैं आगे आने वाली क्लासेस में, कंसेप्ट्स में, कि उन्हें ये गलती नहीं करनी। इसलिए एरर एनालिसिस जैसे जो मेथड है जो अक्सर मिस हो जाता है, इसे मिस ना करके इसे यूज करना बहुत जरूरी है। अब हम इसके देख लेते हैं टाइप्स की, किस किस तरीके के एरर अक्सर बच्चा करता है। पहला है प्रोसीजरल एरर। प्रोसीजर एरर बेसिकली क्या होता है कि जैसे आप एग्जाम्पल देख पा रहे हैं, इसमें पूरा प्रोसीजर लगेगा माइनस करने के लिए। पहले हम कैरी लेंगे, 3 को 13 बनाएंगे, फिर सॉल्व करेंगे, फिर 4 को हम 3 बनाएंगे, फिर सॉल्व करेंगे। इसमें पूरा प्रोसीजर ही बच्चे ने गलत कर रखा है। उसे 3 में से 7 माइनस करने के बजाय, 13 में से 7 माइनस करने के बजाय उसे 7 में से 3 माइनस कर रखा है। इसलिए पूरा प्रोसीजर ही गलत है। ये हो गया प्रोसीजरल एरर, जिसमें बच्चे को ये नहीं पता था क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना है, क्या उसका प्रोसीजर है। फिर है कंसेप्चुअल एरर। यहाँ पे बच्चे को प्रोसीजर तो समझ आ जाता है कि किस तरीके से वो कंसेप्ट सॉल्व होगा या क्वेश्चन सॉल्व होगा, लेकिन उसकी कंसेप्ट क्लियरिटी नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे को यहाँ पता है कि 1/2 यानी कि किसी ऑब्जेक्ट को हाफ करना इज 1/2, लेकिन उसे कंसेप्ट नहीं पता कि हाफ का मतलब होगा कि 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। यह है कंसेप्चुअल एरर। इसी तरीके से इसमें बच्चे को पता है 1/4 मतलब क्या होगा कि किसी ऑब्जेक्ट को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना, लेकिन कंसेप्ट में आता है कि इक्वल डिवाइड किया जाए किसी भी चीज को तब वो 1/4 कहलाता है। और ये है कंसेप्चुअल एरर, जहां बच्चे को नहीं पता कि फ्रैक्शन का कंसेप्ट क्या है। इसी तरीके से थर्ड एरर है कंप्यूटेशनल एरर, जिसमें बच्चे की कंप्यूटेशन यानी कि कैलकुलेशन में मिस्टेक होती है। जैसे कि 3+3 हम सबको पता है 6 होता है, लेकिन बच्चे ने ये 5 लिखा है, यानी कि यहाँ पे कंप्यूटेशनल एरर है, कैलकुलेशन एरर है। ये एरर 2 रीजन से हो सकती है। एक तो रीजन कि बच्चे ने केयरलेस मिस्टेक करी हो, उसने गलती कर दी हो गिनते वक्त, चाहे वो फिंगर्स पे काउंट कर रहा, चाहे वो ऑब्जेक्ट काउंट कर रहा। दूसरा होता है कि जब बच्चा शुरू में स्टार्टिंग में एडिशन करना सीख रहा होता है,
जैसे जब बच्चा फर्स्ट क्लास में होता है, जब वो एडिशन करना सीख रहा होता है, तो अक्सर ये गलतियां होती हैं क्योंकि बच्चा उस टाइम पे सीख रहा होता है। इस रीजन से ये एरर होता है। जब बच्चा स्टार्टिंग फेज में एडिशन सीख रहा है, वो एडिशन करना सीख रहा है, तब वो प्रोसेसरल एरर होगा, क्योंकि अभी बच्चे की प्रोसेसर पे कमांड नहीं बनी है कि किस तरीके से 3+3 वो फिंगर्स पे काउंट करके उसे 6 शो करे। वो प्रोसेसरल एरर होगा। लेकिन जब ये बच्चा केयरलेसनेस के कारण करने लगे, गलती करने लगे, वो कॉम्पिटेशनल एरर होगा, कैलकुलेशन एरर होगा। ये तो हो गए टाइप्स ऑफ एरर कि मैथ्स में किस किस तरह के एरर्स देखने को मिलते हैं। अब इनके रीजन देख लेते हैं कि रीजन क्या रहते हैं। कई बार तो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, बच्चे को कंसेप्ट ही समझ ना आया हो, इसलिए वो एरर कर रहा हो। जैसे कि यहाँ पे बच्चे को पता है 1+1 2 होता है या 3 होता है, किस तरीके से होगा, बच्चे को कंसेप्ट ही क्लियर ना हुआ हो कि वो किस तरीके से कैलकुलेट करे। नेक्स्ट है बच्चा क्लास में प्रेजेंट ना हो। अगर बच्चा क्लास में प्रेजेंट नहीं होगा तो अक्सर गलतियां रहेंगी। वो क्लास में अटेंटिव ना हो, जब टीचर से पढ़ा रही हो सकता है उसका ध्यान कहीं और हो। नेक्स्ट है बच्चे का लर्निंग स्टाइल के अकॉर्डिंग उसे नहीं पढ़ाया गया हो। जैसे कि बच्चे को कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स देख के ज्यादा समझ आता है, लेकिन टीचर उसे ब्लैक बोर्ड मेथड से या एब्स्ट्रैक्ट मेथड से या ओरल वेज में पढ़ा रही है। मैथ्स तो वैसे भी ओरल वेज में नहीं पढ़ाया जाता। तो बच्चे के लर्निंग स्टाइल को ध्यान में रख के पढ़ाना जरूरी है। अगर उसका लर्निंग स्टाइल अडॉप्ट नहीं किया गया है तो बच्चे को समझने में दिक्कत आएगी। नेक्स्ट इज ही हैज फियर ऑफ मैथ्स। मैथमेटिक्स का डर बहुत बड़ा रीजन बनता है एरर शो करने का, एरर करवाने का। अगर बच्चे के मन में मैथ्स के लिए एरर है तो वो चाह कर भी कैलकुलेशन नहीं कर पाएगा, क्वेश्चंस नहीं कर पाएगा, कंसेप्ट नहीं समझ पाएगा। तो मैथ्स का डर है जो एरर क्रिएट करवाता है। इसी के साथ है डिसकैलकुलिया होना। डिसकैलकुलिया एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसके बारे में हम लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था। और यहाँ पे भी छोटा सा अगर एग्जाम्पल देखें, ये एग्जाम्पल डिसकैलकुलिया का है, जिसमें बच्चों को नंबर की पहचान नहीं हो पाती, वो कैलकुलेशन नहीं कर पाते, वो मैथ्स के कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाते, वो ये नहीं समझ पाते कि किस तरीके से नंबर्स के साथ मैनिपुलेशन करना है। जैसे कि बच्चे को हमें पता है कि 2 इस तरीके से लिखवाना होता है, लेकिन बच्चे की इमेज इस तरीके से बनती है माइंड में, तो वो गलत रिप्रेजेंट करता है। बच्चा अक्सर 3 में और 9 में 6 में इस तरीके से वो कंफ्यूज रहता है। ये डिस्कैल्कुलिया के सिम्टम्स हैं, और ये भी एक रीजन है जिसके कारण अक्सर मैथ्स में गलतियां होती है। अगर ये रीजंस फाइंड नहीं किए गए तो उन एरर्स को सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि डिस्कैल्कुलिया जैसा एक रीजन एरर क्रिएट कर रहा है, तो इसका ट्रीटमेंट अलग है। और बच्चे को कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ, ऑल्दो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एक अलग प्रॉब्लम है, अलग कोर्स है, उसका ट्रीटमेंट अलग है। इसलिए कोर्स फाइंड करना जरूरी है, रीजन फाइंड करना जरूरी है, ताकि उसी के अकॉर्डिंग से ट्रीट किया जा सके, डायग्नोज किया जा सके। ये तो हो गई एरर्स की बात। इसी तरीके से वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम में मेजरली हमें बच्चों के एरर्स देखने को मिलते हैं, और उसका रीजन क्या है। इसमें न्यूमैन्स थ्योरी ऑफ एरर एनालिसिस के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें न्यूमैन ने कहा था कि किस तरीके से बच्चा एरर करता है और किस तरीके से एनालाइज किया जाता है। इसमें बेसिकली उन्होंने वर्ड प्रॉब्लम की बात कही थी कि किस तरीके से मैथ्स के जो कॉन्सेप्ट्स वर्ड प्रॉब्लम की फॉर्म में दिए जाते हैं, उसमें बच्चा एरर करता है और उसे किस तरीके से एनालाइज किया जा सकता है। जिसमें सबसे पहला स्टेप उन्होंने कहा, अगर हम जर्नली ये देखें कि किस तरीके से वर्ड प्रॉब्लम सिखाया जाए, उसी से हमें पता चल जाएगा कि किस तरीके का एरर होता है और किस तरीके से हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। जिससे सबसे पहला है रीडिंग एंड डिकोडिंग। क्या होता है इसमें? इसमें बच्चा वर्ड प्रॉब्लम को पढ़कर समझना शुरू करता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि एक बास्केट में 2 एप्पल थे, हमने 3 एप्पल्स और रख दिए, तो कितने एप्पल हुए? बहुत छोटा एग्जाम्पल है। इसे जब वर्ड प्रॉब्लम में दिया जाएगा तो बच्चा उस प्रॉब्लम को पढ़ेगा, समझेगा उसमें क्या कहा गया है। उसमें कहा गया है कि 2 एप्पल है, 3 डाले गए हैं, तो क्या करना है। ये वर्ड प्रॉब्लम को उसने रीड किया है, समझा है, डिकोड किया है। उसमें से वो वर्ड्स उसने छाटे हैं जो उसको बताएंगे कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। फिर वो करता है उसे कॉम्प्रीहेंड। कॉम्प्रीहेंड यानी कि जो उसने पढ़ा, जो सिंबल्स उसने निकाले, जो कीवर्ड्स उसने निकाले, उनको वो अब समझने की कोशिश करता है कि इन कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है। यानी कि 2 एप्पल थे, 3 डाले गए हैं, तो ये कीवर्ड हुआ। तो एक कीवर्ड आएगा कि टोटल कितने हुए, तो उससे पता चलेगा कि वो किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फिर वो करता है उसे ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म यानी कि अब उसे वो मैथ्स की फॉर्म में प्रेजेंट करता है कि 2 एप्पल्स थे, 3 एप्पल्स डाले गए हैं, तो ये हो गया इसकी मैथ्स की फॉर्म में कि किस तरीके से उसे लिखना है। इस तरीके से मैथ्स फॉर्म में लिखा जाता है। फिर वो करता है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग यानी कि कैलकुलेशन वो यहाँ करता है कि किस तरीके से इसे कैलकुलेट करना है। अब हमने इसे देख लिया कि 3+2 हमें इस तरीके से लिखना है, तो क्या आंसर आएगा। यहाँ पे वो पूरा कैलकुलेशन लगाएगा कि किसी भी तरीके से इसे कैलकुलेट कर सकता है। उंगलियों पे करे, लाइंस डाल के करे, या वो एक्चुअली में एप्पल गिने, कुछ भी कर सकता है, लेकिन यहाँ पे पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन होगा।
फिर होता है एन्कोडिंग। एन्कोडिंग यानी कि अब वो फाइनल रिजल्ट निकालेगा कि अब हमें पता चल गया है बास्केट में 2 एप्पल्स थे, 3 और डाले गए हैं तो 5 टोटल एप्पल्स हुए हैं। तो ये हो गया उसका रिजल्ट, ये हो गया उसका एन्कोडिंग। पूरा प्रोसीजर उसने किस तरीके से समझा, उसे किस तरीके से एनालाइज किया, ये होता है पूरा न्यूमैन्स थ्योरी ऑफ एरर एनालिसिस। पहले वो वर्ड्स को समझता है, की वर्ड्स की टर्म्स निकालता है, उन्हें कॉम्प्रीहेंड करता है, उन्हें मैथ्स की फॉर्म में वो लिखता है, फिर उसमें प्रोसेसिंग यानी कैलकुलेशन करता है, फिर उसका फाइनल रिजल्ट निकालता है कि उस क्वेश्चन को सॉल्व करके क्या रिजल्ट आया। अब हमें ये पता चल गया कि बच्चा किस तरीके से वर्ड प्रॉब्लम समझता है, तो हम ये जान पाएंगे कि कहाँ पे उसे एरर हो रही है, कहाँ पे वो उसे ठीक से नहीं समझ पा रहा है और किस तरीके से हमें उसे हेल्प करनी है। तो ये जो पूरा प्रोसीजर है, पूरा न्यूमेंस थ्योरी एनालिसिस है, वो किस लिए काम आता है? ये आता है वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कि बच्चे को किस स्टेज पे प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पे वो समझ नहीं पा रहा है। अगर टीचर इस चीज को आइडेंटिफाई कर पाई तो वो ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि एरर किस तरीके का है और किस तरीके से उसे सपोर्ट करना है। ये है न्यूमेंस थ्योरी ऑफ एरर एनालिसिस, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर पेपर में इसका क्वेश्चन आता है। जनरल जो क्वेश्चंस आते हैं या तो आपसे स्टेप्स पूछ ले जाते हैं कि स्टेप्स को सीक्वेंस में लिखो कि किस तरीके से इन्होंने स्टेप्स बताए हैं, या कोई भी एक स्टेप आपसे पूछे, जैसे कि मान लीजिए प्रोसेसिंग उन्होंने दिया और उससे पूछ लिया जाएगा कि इसमें क्या होता है। ये दो तरीके से क्वेश्चन पेपर में आते हैं। और किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं पूरे पेपर में, इन्हें देखने के लिए, पूरे एरर एनालिसिस से किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, इन्हें देखने के लिए आपको जाना होगा दिल्ली बाइट्स की ऑफिशियल वेबसाइट जो है www.delhibytes.in, जहां आपको कोर्सेज एंड मॉक दोनों देखने को मिलेंगे। कोर्सेज में जाके आप पूरा कोर्स ले सकते हैं एंड मॉक टेस्ट के लिए आप मॉक टेस्ट देख सकते हैं। सीटेट के 2 मॉक देखने को मिलेंगे आपको यहाँ पे, जहाँ पे आपको फुल फ्लेज मॉक देखने को मिलेगा एक, और दूसरा होगा टॉपिक वाइज मॉक जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए जाएंगे कि हर टॉपिक पे किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। आज के लेक्चर में भी हम 1-2 क्वेश्चंस देख लेते हैं कि किस तरीके से प्रीवियस पेपर में आए हुए हैं। जैसा कि ये क्वेश्चन है, एरर प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में एरर बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। ये स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि एरर से केयरलेसनेस पता चलती है। ट्रू है ताकि हम बच्चों को मैथमेटिक कंसेप्ट कंस्ट्रक्ट करने में हेल्प कर सकें। ट्रू है क्योंकि हम बच्चों को फीडबैक दे पाते हैं इसके जरिए। फॉल्स है क्योंकि यहाँ पे एरर की कोई सीमा नहीं होती है, कोई गुंजाइश नहीं होती मैथ्स में एरर की। देखिए ये बहुत करेक्ट स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट है, बिकॉज बच्चों के एरर से हमें पता चलेगा कि बच्चा कैसा सीख रहा है और हमें किस तरीके से उसे कंसेप्ट को समझाना है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, इसका मतलब ऑप्शन 2 इज करेक्ट। इसी तरीके से एक क्वेश्चन हो रहा है जिसमें कहा गया है मिसकंसेप्शंस जो मैथ्स में बनते हैं उन्हें रिमूव किया जा सकता है। यानी गलतियां जो बच्चा करता है, मिसकंसेप्शन बनती है, वो किस तरीके से रिमूव की जा सकती है। बच्चे को एग्जाम्पल्स और नॉन एग्जाम्पल्स बता के, मतलब कि अगर हमें बच्चे को बताना है कि 2+3 5 होता है तो इसके एग्जाम्पल्स दीजिए, कॉन्क्रीट एग्जाम्पल्स। नॉन एग्जाम्पल्स यानी कि आप इसे इस तरीके से प्रेजेंट करिए कि किस तरीके से एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में वो नॉन एग्जाम्पल बनेगा, मेंटल कैलकुलेशन में समझ सके बच्चा। ये हो गए नॉन एग्जाम्पल्स। इसी तरीके से दूसरा ऑप्शन ये कहता है कि सिमिलर क्वेश्चंस देकर उसकी प्रैक्टिस करवाई जाए। थर्ड ऑप्शन कहता है कि ड्रिल क्वेश्चंस करवाए जाए। या फोर्थ क्वेश्चन कहता है कि एल्गोरिथम उसको बार बार समझाया जाए। देखिए मिसकंसेप्शन तभी उसके दूर हो पाएंगे जब उसको एग्जाम्पल्स दिए जाएंगे ताकि बच्चा वो समझ सके कि किस तरीके से वहां पे वो कंसेप्ट फिट बैठ रहा है। एडिशन के क्वेश्चन, सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन किस तरीके से सोल्व हो रहे हैं, जब बच्चे को एग्जाम्पल्स दिए जाएंगे कॉन्क्रीट फॉर्म में तभी उसे समझ आएगा। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है जिसमें है न्यूमैन के अकॉर्डिंग जो वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए स्टेप्स लिए जाते हैं उन्हें यहाँ पे रैंडम ऑर्डर में दिया गया, हमें सीक्वेंस में लगाना है। सबसे पहले सीक्वेंस क्या था, क्वेश्चंस को रीड कर पाना, यानी कि बी ऑप्शन। बी ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास 1, 2 और 4 में आ रहा है तो बी ऑप्शन से हम आगे बढ़ेंगे। बी ऑप्शन जब बच्चा क्वेश्चन समझ लेता है उसके बाद उसको करता है वो कॉम्प्रीहेंड, यानी कि ए ऑप्शन। यानी कि यहाँ पे हमारा फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन बचा है। फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन के बाद क्या आएगा, जब बच्चा उसे कॉम्प्रीहेंड कर लेता है फिर उसको करता है मैथमेटिकल के टर्म्स से रिप्रेजेंट करता है, यानी कि डी ऑप्शन। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो गया, जहाँ पे करेक्ट सीक्वेंस हमें दिख रहा है। लेकिन पेपर में आप इसे डायरेक्टली मार्क मत करिएगा, बाकी के ऑप्शंस भी पढ़िएगा, हो सकता है कहीं आपको कंफ्यूजन हो जाए इसलिए। तो इसका ऑप्शन आगे आ रहा है सी एंड ई। तो डी के बाद हमने देखा सी, मैथमेटिकल ऑपरेशंस लगाना करेक्ट है। फिर उसके बाद आता है उसे रिप्रेजेंट करना मीनिंगफुल वे में, यानी जो हमें डिमांड है, जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग। तो इसका मतलब ये हमारा जो सीक्वेंस था वो करेक्ट था, ऑप्शन 4 करेक्ट है। एंड इसी तरह के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं और आगे भी इसी तरह के क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं, तो प्रैक्टिस जरूर करिएगा इन एरर एनालिसिस के कॉन्सेप्ट की, क्योंकि यहाँ पे माइन्यूट डिफरेंस के साथ क्वेश्चन में फेरबदल कर दिया जाता है। वो माइन्यूट डिफरेंस के साथ ऑप्शंस में भी चेंजेस आ जाते हैं जो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करेगा।
अब तक के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे। इनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड। कमेंट करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।